अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त भारत में इंतखाबी अमल जारी है, जिसका इख्तिताम 1 जून को होगा और फिर 4 जून को इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। जबकि कल भारतीय इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग होगी और इस इंतखाबी अमल के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की मजबूत पोजीशन में हैं, उन्होंने एक इंतखाबी रैली के दौरान मुसलमानों के खिलाफ बयान दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपनी हरीफ जमात कांग्रेस के मंशूर पर तनकीद करते हुए मुसलमानों का हवाला कुछ इस तरह से दिया कि कांग्रेस हिंदू खवातीन के गले का मंगलसूत्र भी घुसपैठियों, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देने का वादा कर रही है। आम बात यह है कि वज़ीर आज़म मोदी का यह दावा भारत की 20 करोड़ मुसलमान आबादी के खिलाफ था, इसके अलावा हक़ाइक़ के बरक्स था। मगर नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 14 सालों के दौरान हिंदुत्व नज़रिए पर बहुत तेज़ी से काम किया है और भारत में बसने वाले अक्सरियत हिंदुओं के जहनों में ये बात बिठा दी है कि वही हिंदू शनाख्त के मुहाफिज हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो भारत में रहने वाले मुसलमान हिंदू शनाख्त का खात्मा कर देंगे। इसलिए 20 करोड़ की आबादी के खिलाफ बयान देने के बावजूद नरेंद्र मोदी को एतमाद है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, और वो भी भारी अक्सरियत के साथ। अब जहाँ ये बयान भारत की एक बड़ी मुसलमान आबादी के खिलाफ था, तो वहीं ये नरेंद्र मोदी की तरफ से नफरत अंगेज़ी का वाज़े सबूत था। मगर इसके बावजूद भारत के अक्सरियती मीडिया चैनल्स ने इस पर सरसरी बात तो की, लेकिन नरेंद्र मोदी को वाज़े तौर पर तनकीद का निशाना नहीं बनाया। आम बात यह है कि ज़ाहिरी तौर पर इस वक्त भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है। 20,000 अखबारात हैं, 300 से ज़ायद न्यूज़ चैनल्स हैं, मगर अक्सरियती अखबार और न्यूज़ चैनल्स नरेंद्र मोदी के गुण गा रहे हैं। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुका है। अखबारों और मीडिया चैनल्स पर यह तशहीर की जा रही है कि अगली बारी नरेंद्र मोदी की होगी और उन्हीं की लीडरशिप में भारत आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। और अपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि भारतीय मीडिया महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मसाइल को उजागर करने के बजाय मोदी की तारीफ़ों में मसरूफ़ है। गुज़िश्ता दिनों भारत के अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया पर भरपूर तनकीद की। आम बात यह है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी जब से हुकूमत में आई है, तब से भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी के बयानिए को लेकर आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर में ऐसे वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की है, आज़ाद सहाफ़ियों के सवालात का कोई जवाब खुद नहीं दिया, बल्कि वज़ीर आज़म मोदी पर तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सिर्फ अपने मनपसंद अदाकारों और सहाफ़ियों को ही अपने मनपसंद सवालात पर इंटरव्यू देते हैं, और भारतीय सहाफ़ी और अदाकार नरेंद्र मोदी से उनकी कारकर्दगी पर सवाल करने के बजाय उनसे ये सवालात करते नजर आए कि वो आम कैसे खाते हैं और उनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। मगर सवाल यह है कि भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया आखिर भारतीय जनता पार्टी के बयानिए को आगे लेकर क्यों बढ़ रहा है, और कैसे नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मीडिया को मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। 2014 के इंतखाबात से पहले ही बीजेपी के करीब समझे जाने वाले कारोबारी शख्सियात ने नाकिद मीडिया हाउसेस को खरीदने का अमल शुरू कर दिया। 2014 में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने भारत के एक बड़े मीडिया ग्रुप नेटवर्क 18 को खरीद लिया, और फिर जब बाकायदा बीजेपी की हुकूमत आई तो सबसे पहले इस पार्टी ने मीडिया को अपने कंट्रोल में लाने का अहम काम शुरू कर दिया। तनकीदी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई, मीडिया मालिकान को मजबूर किया गया कि वो अपनी तनकीदी पॉलिसी का खात्मा करें, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उनके दफातर पर छापे मारे गए, नाक़िद सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवा दिया गया, नाक़िद टीवी चैनल्स और अखबारों के इश्तिहारात बंद करा दिए गए, और मोदी के करीबी बड़ी कारोबारी शख्सियात के ज़रिए मीडिया हाउसेस को ख़रीदा गया, उनकी पॉलिसीज़ को तब्दील करवाया गया। गुज़िश्ता माह अल जज़ीरा टीवी ने भारतीय मीडिया पर एक तफसीली रिपोर्ट बनाई, जिसमें बताया गया कि कैसे भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी के मफादात को आगे लेकर बढ़ रहा है, और कैसे अहम चैनल्स की कवरेज का बड़ा हिस्सा महंगाई और बेरोज़गारी के बजाय भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफिन को टारगेट करना है, और उनके प्रोग्राम्स और ख़बरों के अहम मौज़ूआत में फ़िरका वाराना मसाइल और पाकिस्तान का मौजू सर फहरिस्त रहा है। इसी रिपोर्ट में तफसीली तौर पर यह भी बताया गया कि कैसे नाकिद मीडिया चैनल NDTV को नरेंद्र मोदी की हुकूमत में टारगेट किया गया, और फिर नरेंद्र मोदी के करीबी समझे जाने वाली कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी के ज़रिए इस चैनल को ख़रीद कर इसकी पॉलिसी तब्दील करवाई गई। अहम बात यह है कि भारत जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में साल 2002 के दौरान 80वें नंबर पर था, आज वो 161वें नंबर पर आ गया है, और इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 15 सहाफ़ियों को भारत में दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना है। मगर बात सिर्फ मकामी मीडिया तक महदूद नहीं है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे गुजरात के फसादात से मुतालिक बनने वाली BBC की डॉक्यूमेंट्री के बाद भारत में BBC के दफातर पर छापे मारे गए, और नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में आने के बाद गैर मुल्की सहाफ़ियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, 2021 में किसानों के एहतजाज के दौरान भारतीय हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की। ट्विटर के दफातर पर छापा मारा गया, और फिर ट्विटर के बानी और साबिक CEO जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मोदी हुकूमत ने किसानों के एहतजाज के दौरान ट्विटर बंद करने की धमकी दी थी, और मोदी ने उनसे कई ऐसे इंडियन सहाफ़ियों के अकाउंट्स बंद करने को कहा था
जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जब भारतीय हुकूमत पर तनकीदी रिपोर्ट जारी की तो CBI ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुतादिद दफातर पर छापे मारे और इस माहौल में मेन स्ट्रीम मीडिया एक वॉच डॉग के तौर पर मुकम्मल नाकाम हो चुका है। और इस पूरी सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर नरेंद्र मोदी की जमात ने भारत में एक फेक न्यूज़ की इंडस्ट्री को जन्म दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा फेक न्यूज़ फैलाने के लिए एक मुनज़्ज़म टीम बनाई है जो गलत खबरें फैलाकर अवाम में पार्टी का नज़रिया आगे बढ़ाती है, मुखालफिन के साथ गलत और बेबुनियाद बातें मंसूब करके उन्हें टारगेट करती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है, हिंदू शनाख्त को खतरे में दिखाती है और फसादात को जन्म देती है। और जो मीडिया चैनल्स या वेबसाइट्स फैक्ट चेकिंग के जरिए इन खबरों को गलत करार देते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी या तो मुल्क बदर करने की धमकी देती है या उनके मालिकान के खिलाफ केसेस बनाकर उन्हें हिरासा करती है। भारत में फेक न्यूज़ का ट्रेंड दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हालिया रिपोर्ट में मिस इन्फॉर्मेशन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया है और व्हाट्सएप भारतीय फेक न्यूज़ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टूल बन गया है। व्हाट्सएप के ज़रिए ही बीजेपी आवाम को गुमराह कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। गुज़िश्ता 10 सालों से व्हाट्सएप पैगामात और वीडियोज़ के ज़रिए हिंदू शहरियों के जहन में यह खौफ बिठाने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई कि उनकी शनाख्त को ख़तरा है और नरेंद्र मोदी ही उस शनाख्त को बरकरार रखने के मुहाफ़िज़ हैं। सिर्फ यही नहीं, इंतखाबी अमल से पहले और इस अमल के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकार, हिदायतकार और गुलकार भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए हैं। बॉलीवुड की इंडस्ट्री के बायनास चेहरे अब बाकायदा नरेंद्र मोदी की हिमायत में खड़े हो गए हैं और ये मामला भी अपोजिशन जमातों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो बॉलीवुड जो एक दौर में सेक्युलर भारत का चेहरा समझा जाता था, आज वो नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। रवां साल ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस बाबरी मस्जिद को मस्मार करके भारत में अपनी सियासी पहचान बनाई थी, उसी मकाम पर राम मंदिर की तामीर से नरेंद्र मोदी ने RSS और भारतीय जनता पार्टी का देरीना वादा पूरा किया और अभी मंदिर की तामीर का अमल मुकम्मल भी नहीं हुआ था, मगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन से पहले उसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मंदिर की तामीर मुकम्मल होने से पहले ही इफ्तिताई तकरीब रख ली और इस मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में बॉलीवुड के कई अदाकारों ने भी शिरकत की। भारतीय अदाकार, गुलकार, क्रिकेटर, फिल्मसाज और बिजनेसमैन कम्युनिटी के मारूफ चेहरे भी इस तकरीब में शिरकत करते हुए और खुशियां मनाते हुए नजर आए, तस्वीरें लेते हुए नजर आए। इस तकरीब में अदाकार अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, विकी कौशल, कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, फिल्मसाज रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी, अदाकार आयुष्मान खुराना, कंगना, विवेक ओबराय, माधुरी दीक्षित और रजनीकांत समेत दीगर ने शिरकत की। जबकि भारत के मारूफ कारोबारी अंबानी खानदान ने भी इस तकरीब में शिरकत की। अहम बात यह है कि इन तमाम अदाकारों या हिदायतकारों के मजहबी ख्यालात जो भी हों, उन्हें उसका पूरा हक है, लेकिन इनकी फॉलोइंग तमाम मज़ाहिब के लोगों में है और इसलिए ऐसे किसी भी मुतनाज़े और सियासत ज़दा तकरीब में शिरकत करने से पहले अदाकार और फिल्मसाज उमूमन हिचकिचाते हैं, मगर भारत में ये काम भी मुश्किल हो गया है। नरेंद्र मोदी के विजन के आगे ले जाने से इनकार करने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है और वो कीमत फिल्मों के बॉयकॉट की सूरत में भी निकलती है। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान भारत में खुसूसी मौज़ूआत पर फिल्में बन रही हैं। पाकिस्तान मुखालिफ ऐसी फिल्मों की तादाद में इजाफा देखा गया है और कुछ ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो नरेंद्र मोदी के मुतनाज़े हुकूमती इक़दामात की तौसीक करती हैं। कुछ फिल्मों में बराह रास्त मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बॉलीवुड में पहले भी बना करती थी, लेकिन मोदी हुकूमत में पहली बार हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों तक को निशाना बनाया गया है। ऐसी फिल्मों में कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और आर्टिकल 370 सर फहरिस्त हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों की बाकायदा हुकूमती सतह पर तशहीर की जाती है और मुसलमानों को निशाना बनाती प्रोपेगेंडा फिल्म द केरला स्टोरी का जब ट्रेलर रिलीज़ किया गया तो उसमें दावा किया गया कि ये फिल्म उन 32,000 केरला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन की है जो मज़हब तब्दील करके दाइश के लिए काम करते हुए पकड़ी या मारी गई हैं। अहम बात यह है कि केरला से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी 3 ख़वातीन का इस हवाले से किरदार सामने आया था, मगर इस फिल्म में इस तादाद को 3 से बढ़ाकर 32,000 कर दिया गया। इस फिल्म में इस हद तक झूठे आदाद-ओ-शुमार दिखाए गए और इसके गिर्द इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया कि मगरबी बंगाल रियासत ने केरला स्टोरी को दिखाने पर पाबंदी लगा दी और ये मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर को इस शर्त पर फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी थी कि वो फिल्म से पहले ये डिस्क्लेमर दें कि उनके पास 32,000 ख़वातीन के इस्लाम कबूल करने और दाइश में शामिल होने के हवाले से कोई मुसद्दिका मालूमात नहीं है और ये एक फिक्शनल फिल्म है। मगर इसके बावजूद केरला स्टोरी फिल्म की तशहीर भी खुद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की और अपनी इंतखाबी तकरीर में की और कांग्रेस को दहशतगर्दों का साथी करार दे दिया। अहम बात यह है कि सिनेमा घरों से उतर जाने के बाद भी इस फिल्म को लेकर तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ। भारतीय हुकूमत ने बाकायदा
सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन पर दी केरला स्टोरी को ऑन एयर किया, जिस पर अपोजिशन रहनुमा शशि थरूर ने इसे घटिया और बदतरीन किस्म का प्रोपेगेंडा करार दिया। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौज के मजालिम की जब भी बात की जाती है तो आजकल भारत में इसका जवाब ये कहकर दिया जाता है कि असल मजलूम तो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं, जिन्हें 1990 में फसादात की वजह से कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा, यानी 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई। इसकी वजह से भारत को दुनिया भर में तनकीद का सामना करना पड़ा और फिर इस पूरे अमल पर से ध्यान हटाने के लिए 2022 में कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फिल्म बनाई गई, जिसमें कश्मीरी हिंदू पंडितों पर होने वाले जुल्म को उजागर किया गया और इस फिल्म को भी मोदी हुकूमत की जानिब से भरपूर सपोर्ट हासिल रही। खुद नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तकरीर में इसकी तशहीर की। यही नहीं, वो तमाम रियासतें जहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी वहाँ कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करार दिया गया और फिर हालिया इलेक्शन से पहले ही कश्मीर की खुसूसी हैसियत और वहाँ पर भारतीय फौज के मजालिम को छुपाने के लिए एक और फिल्म आर्टिकल 370 बनाई गई, जिसमें भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरह ये बताया जाए कि यह सब करना भारत के बेहतर मफाद में ज़रूरी था और नाइंसाफ़ी किए बगैर बीजेपी हुकूमत ने यह सब किया। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म रवां साल फरवरी में रिलीज़ हुई, यानी इलेक्शन से तकरीबन 2 महीने पहले, और नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की तशहीर भी खुद अपनी तकरीर में की। सिर्फ यही नहीं, 2019 के इंतखाबात से पहले भी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में सामने आईं। फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक सिनेमाघरों में जनवरी 2019 को रिलीज़ की गई और 2019 के भारतीय आम इंतखाबात से महज 1 महीना पहले इसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ कर दिया गया ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अब सवाल यह है कि वो बॉलीवुड, जो एक ज़माने में तनकीदी फिल्म साजी से मुताल्लिक मशहूर था, प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थी मगर इतनी बड़ी तादाद में नहीं बनती थी, वो आज हिंदुत्व नज़रिए और हुकूमती बयानी को तक़वियत देने के लिए फिल्में क्यों बना रहा है? इसका जवाब यह है कि बॉलीवुड में भी भारतीय जनता पार्टी ने तनकीदी आवाज़ों को दबा दिया है और अपने इक़दाम से वाज़ेह पैगाम दिया है कि इस पार्टी के ख़िलाफ़ कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2020 में जब मशहूर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होने वाले भारतीय इंतहा पसंद गुंडों के हमले में ज़ख्मी होने वाले तलबा से इज़हार यकजहती करने गईं तो तनकीद की जद में आ गई। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, सख्त तरीन तनकीद करके उन्हें खामोश कराया गया। फिर मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मुतनाज़ शहरियत बिल पर खुलकर बात की और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके तनकीद की और शदीद गुस्से का इज़हार किया। फिर उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स ने टारगेट किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी के 70 साल गुजारे हैं, मुल्क के लिए खिदमत दी हैं, अगर ये मेरी भारतीय शहरियत साबित नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता है? नसीरुद्दीन शाह ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस और बीजेपी के कारकुनों की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तलबा और दानिश्वरों की तौहीन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है, मगर ये बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी में तलबा के लिए हमदर्दी का जज्बा नहीं है, क्योंकि वो खुद कभी तालिब इल्म नहीं रहे। इससे पहले भी कुछ आवाज़ें उठी मगर खामोश करा दी गई और फिर एक एक करके सब खामोश होते गए। माजी में अदाकार आमिर खान ने भी भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर बात की। फिर आमिर खान के खिलाफ भरपूर कैंपेन चलाई गई, तनकीद की गई और वो खामोश हो गए। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अमन की बात की। जब भारत में पाकिस्तानी फनकारों को बुलाने पर तनकीद हुई, पाबंदियाँ लगी और इंतहा पसंदों ने शोर मचाया, तो सलमान खान ने कहा कि फ़नकार वीज़ा लेकर आते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते। ये था सलमान खान का मौका, मगर फिर उन पर दबाव बढ़ा। पुलवामा हमले के बाद सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली फिल्म नोटबुक के लिए आतिफ असलम को गाने से रोक दिया गया और फिर सलमान खान भी खामोश हो गए। इसी तरह माजी में करण जौहर का भी यही मौक़िफ़ रहा कि फ़नकारों को काम की आज़ादी होनी चाहिए। करण जौहर ने अपनी फिल्म ए दिल मुश्किल में पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान को कास्ट किया था, लेकिन फिर उड़ी हमले के बाद पाक भारत कशीदगी की वजह से उन पर दबाव पड़ा तो उन्हें अपने माजी के मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और फिल्म में फवाद खान के सीन्स को एडिट करके कम करना पड़ा और आइंदा किसी पाकिस्तानी फ़नकार को अपनी फिल्म में कास्ट ना करने की यकीन दहानी कराना पड़ी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को भी तनकीद का निशाना बनाया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो फ़नकार हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा गया और हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जाने के बाद ये फिल्मी सितारे खामोश हो गए। दीगर तबकों की तरह उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। ऐसा माहौल बनाया गया कि जिसमें जंग की बातें करने वालों की हौसला अफजाई होने लगी और अमन की बातें करने वालों को खामोश कराया जाने लगा। इख्तिलाफ राय को दबाया गया। जिस किसी ने इख्तिलाफ किया उसे गद्दार करार दे दिया गया, जिसने सच बोला उसे मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया। भारत में हुब्बुल वतनी की एक नई तारीफ ने जन्म ले लिया जिसमें सच की गुंजाइश नहीं है और अब इसी माहौल में भारत में इंतखाबी अमल जारी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 साल 4 माह बाद कराची तजावुजात केस की समाअत आज हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और अहम अहकामात और ऑब्जर्वेशंस दी हैं। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रफाई प्लाटों, पार्क्स और फुटपाथों से कब्जा ख़त्म कराने का हुक्म दिया था।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे भी बहाल करने का हुक्म दिया था और आज अदालत ने शहर भर से तजावुज़ात के खात्मे की रिपोर्ट तलब की थी। इस सिलसिले की सबसे अहम समाअत उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हुक्म पर गिराए गए नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी से मुताल्लिक हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की ज़मीन बेचकर अलॉटीज को मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया है। आज समाअत शुरू हुई तो मुतासरीन के वकील शहाब सरकी ने अदालत को बताया कि नस्ला टावर के बिल्डर का इंतकाल हो चुका है, हमें ताहाल मुआवजा नहीं मिला है। अदालत ने 44 मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का हुक्म दिया था। अदालत ने हुक्म दिया था कि प्लॉट फरोख्त करके मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जाए। हमारी इस्तदा है कि नस्ला टावर से मुल्हिका 240 गज का प्लॉट भी फरोख्त करके मुतासरीन को रकम दी जाए। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि कमिश्नर ने ज़मीन तहवील में लेकर रिपोर्ट जमा करा दी थी। इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर के मुतासरीन मिल्कियत की दस्तावेजी शवाहिद के साथ ऑफिशियल असाइनी से रब्ता करें। नस्ला टावर के प्लॉट की मार्केट वैल्यू से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त का इश्तिहार शाया कराने का हुक्म दे दिया और ये भी हुक्म दिया कि नीलामी में आने वाली बोली की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए। अदालत ने सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को नोटिस जारी करते हुए नस्ला टावर से मुल्हिका प्लॉट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट और नस्ला टावर के मरहूम बिल्डर के वर्सा की तफसीलात भी तलब कर ली। 16 जून 2021 को साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में शारा फैसल पर कायम नस्ला टावर को गैर कानूनी तौर पर ज़मीन अलॉट होने और लीज ना होने समेत दीगर इल्ज़ामात साबित होने पर गिराने का हुक्म दिया था। 19 जून को जारी होने वाले हुक्मनामे में कहा गया था कि नस्ला टावर में रिहाइश पजीर अफराद को वहाँ से निकाला जाए। इनखला के बाद इमारत गिराने का काम जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शुरू किया जाए। नस्ला टावर के मालिकान फ्लैट्स और दुकानों के अलॉटीज़ को 3 माह के अंदर रकम वापस करें। बाद में नस्ला टावर के मालिकान और वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में इस हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की। ताहम 22 सितंबर 2021 को अदालत ने ये दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कमिश्नर कराची को 1 माह में नस्ला टावर खाली कराने का हुक्म दे दिया था और इसका तफसीली फैसला रवा साल जनवरी में पुरस्रार तौर पर इस्तीफा देने वाले जस्टिस एजाजुल हसन ने तहरीर किया था। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची से मुताल्लिक केस में अपने साथ जस्टिस एजाजुल हसन को रखा और फिर इसी बेंच ने नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया, मगर एतराज़ उठा कि जस्टिस एजाजुल हसन तो इसी तरह के एक केस में इस्लामाबाद के ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स को रेगुलराइज करने का हुक्म देने वाले बेंच में शामिल थे। जनवरी 2019 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को रेगुलराइज करते हुए ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स पर 17 अरब रुपए का जुर्माना आयद करके इसकी लीज बहाल कर दी थी, जिसे पहले CDA यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और फिर बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कई बेज़ाब्तियों की बुनियाद पर मनसूख कर चुकी थी। अहम बात यह है कि ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स में खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज और ब्यूरोक्रेट समेत कई अहम और बाअसर शख्सियात ने फ्लैट्स खरीद रखे थे और जस्टिस एजाजुल हसन पर इल्ज़ाम था कि जज बनने से पहले वो उसी कंपनी के वकील थे जिसे CDA ने ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स के लिए ज़मीन अलॉट की थी और फिर जब इस अलॉटमेंट का तनाज़ा खड़ा हुआ तो जस्टिस एजाजुल हसन उस बेंच में शामिल थे जिसने इस पर समाअत की और फिर बाद में रिलीफ फराहम कर दिया और फिर यही जस्टिस एजाजुल हसन थे जिन्होंने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर मुतासरीन की नजरसानी अपील भी मुस्तरद करने का फैसला लिख दिया। इसके अलावा आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस और CM हाउस समेत तमाम इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया है और 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि इस हुक्म से वफाकी इदारों को आगाह किया जाए और तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजी जाए। दौरान सवाल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि किसी को अवाम की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं है। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें खुद तजावुजात खड़ी कर रही हैं कि KMC की जो सड़कें हैं उन्हें क्लियर कर दें। तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक अखराजात भी तजावुजात कायम करने वालों से वसूल करें। सरकार जहां इंक्रोचमेंट करती है वहां ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि क्या आप देखते नहीं, कहां से आते हैं आप? नेवल और रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर और वजीर आला हाउस ने फुटपाथों पर भी कब्जा किया हुआ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बॉम्ब हमले हुए हैं। इस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि फिर जगह खाली कर दें, कहीं महफूज जगह पर चले जाएं, पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें। ये कहाँ का कानून है? मेरे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सड़क बंद थी, मैंने खोल दी। बताएं रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कहाँ है और फुटपाथ कहाँ है? दुनिया में कहीं ऐसा होता है? जाएं अमेरिका और देख कर आएं। अगर ज़्यादा डर लगता है तो कहीं रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद मत करें। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। मेयर भी यहाँ आए हुए थे, कहाँ हैं वो? बिजली के खंभे गिराते हैं, वो पूरी सड़क खोद कर चले जाते हैं। कल लगाते हैं केस,
बताएं तफसील कि ये जिना कोड किस कानून के तहत रेंजर्स को दिया हुआ है। मैंने तो मना कर दिया है कि मेरे लिए रूट ना लगाएं। आईजी को कहा है कि अब रूट लगाएंगे तो तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। थोड़ी सी जिंदगी है, क्या इसको बचाते रहें? क्या तरीका है कि वीआईपी बने फिरते रहें? आप रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने से तजावुजात क्यों नहीं हटाते? हटाएं ये सब। छोटे लोगों के घर तोड़ दिए, ये भी हटाएं। बाद में उन्हें भी मुआवजा दे दीजिएगा। खतरा है तो आप लोग कहीं और चले जाएं। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि हमें ज़्यादा खतरा है, आप दहशतगर्द पकड़ते हैं, हम उन्हें सजाए मौत देते हैं। ऐसे काम करें जिनसे आवाम को परेशानी ना हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि गवर्नर हाउस के अंदर रख दें कंटेनर्स, बाहर क्यों रखते हैं? पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने इंक्रोचमेंट है तो वो भी तोड़ दें। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध से पूछा कि ये बताएं कि तजावुजात हटा दी हैं या कार्रवाई हो रही है। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि बहुत सारी तजावुजात हटा चुके, गुज्जर नाले का आधा काम हो चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये इतना फैला हुआ केस है, मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं, हम कहाँ से शुरू करें, इस पर मुगला तजवीज़ दें। जबकि कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने सिंध हुकूमत को मुतासरीन का मामला देखने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने सवाल किया कि तामीरात का पैसा कौन दे रहा है? हुकूमत नहीं दे रही, ये कौम का पैसा है जो हुकूमत देगी। क्या हुकूमत के पास पैसे हैं मुतासरीन को देने के लिए? जो लोग प्लॉट लेना चाहते हैं उन्हें प्लॉट दे दें, जिसे नहीं चाहिए उसे मत दें। अदालत ने मजीद दावेदारों की दरख्वास्तों पर भी गौर करने का हुक्म दिया और हिदायत की कि हुकूमत अदालती अहकामात पर 2 माह में अमल दरामद करे, जबकि मुतासरीन दस्तावेजी शवाहिद के साथ एडिशनल कमिश्नर कराची से रब्ता कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज गुजर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाले की मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुतालिक भी समाअत हुई और अदालत ने 1 महीने में मुतासरीन को अलॉटमेंट देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने समाअत के आगाज़ में एडवोकेट जनरल सिंध से सवाल किया कि अब तक क्या अमल दरामद हुआ है। एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया कि मुतासरीन को 80 गज का प्लॉट और कंस्ट्रक्शन की रकम दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की रकम का तखमीना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लगवाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि सिंध हुकूमत इससे मुताल्लिक तमाम मामलात खुद हल करके रिपोर्ट पेश करे। अगर नाले के मजीद मुतासरीन हैं तो 1 महीने में ADC टू साउथ से रुजू करें। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत सिंध ने 6932 खानदानों को 80 गज का प्लॉट मलीर में दिया है। इन घरों की तामीरात के लिए 10 लाख रुपए के अखराजात भी हुकूमत ने मुकर्रर किए हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि नालों से जो घर हटाए वो कानूनी थे या गैर कानूनी थे? ये हुकूमत का पैसा नहीं है, सिंध के लोगों का पैसा है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुतासरीन पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, मुतासरीन की तजवीज़ पर मामला इंजीनियरिंग काउंसिल को भेजा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जो लोग प्लॉट लेना चाहते हैं उनको प्लॉट अलॉट कर दें, जो इंजीनियरिंग काउंसिल का इंतजार करना चाहता है वो इंतजार करे। दौरान समाअत 2 मुतासरीन की जानिब से मुआवजा न मिलने की शिकायत सामने आई तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपको क्यों मुआवजा नहीं मिला। मुतासरीन के वकला ने बताया कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कमिश्नर कराची फोकल पर्सन हैं, शिकायत है तो उनसे रुजू करें। कमिश्नर दस्तावेजात की रोशनी में फैसला करेंगे कि ये मुतासिर हैं या नहीं है। अदालत ने कमिश्नर कराची को मुतासरीन की शिकायत का जायजा लेने का हुक्म देते हुए हिदायत की कि अगर कोई मुतासिर रह गया है तो उसकी शिकायत सुनी जाए और किसी का हक बनता है तो इसे मुआवजा दिया जाए। अगर कोई अलॉटमेंट नहीं ले रहा तो उनको अलग करें। सुप्रीम कोर्ट में आज कराची की एक कसीरुल मंजिला इमारत तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के केस की समाअत भी हुई, जिसके बिल्डर का नाम सामने ना आने पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब बरहम हो गए और रिमार्क दिए कि कोई ये नहीं बता रहा कि क्लाइंट का नाम क्या है। तिजोरी हाइट्स प्रोजेक्ट किसका है? तिजोरी हाइट्स के वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि तिजोरी हाइट्स का प्लॉट गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर था। चीफ जस्टिस ने इस पर सवाल किया कि तो फिर नोटिस गवर्नर हाउस भेजें या कहां भेजें? मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है, कम से कम इखलाकी तकाजा तो है कि आप मुतासरीन को पैसे दें। वकील ने कहा कि मुझे क्लाइंट से हिदायत लेने दें, कुछ वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 3 साल हो गए हैं, ये आज का ऑर्डर तो नहीं है, क्या करें? तौहीन अदालत का नोटिस भेजें? क्या आप चाहते हैं कि तौहीन अदालत का नोटिस भेजें? वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि मैं इस दरख्वास्त में वकील नहीं था, मुझे टाइम दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि निकालें आबिद जुबैरी साहब का वकालतनामा, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था, लोगों को तंग तो ना करें। बिल्डर के वकील ने कहा कि मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गए हैं उन्हें भी दे देंगे, हमने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जब मुतासरीन को मुआवजा दे रहे हैं तो दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है? बिल्डर के वकील नजरसानी की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। इसके बाद अदालत ने नजरसानी की दरख्वास्त पर नंबर दर्ज करने की हिदायत करते हुए पाकिस्तान रेलवे को नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इस सिलसिले में चलने वाली खबरें बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी हैं। इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर आपके सामने रखें। एक
एक तरफ बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी मुसलसल जेल में हैं, तो दूसरी तरफ हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ ऐसे हालात और वाक़यात सामने आए कि जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन में नरमी का तासुर उभरा। तवील अरसे से रूपोश तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा न सिर्फ मंजर आम पर आए बल्कि सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें अदालतों से मुतादिद केसेस में जमानतें मिली हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जलसे भी कर रही है और पार्टी रहनुमा खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के साथ साथ कौमी असम्बली में पार्टी का मौक़िफ़ भी बयान कर रहे हैं। जबकि इसी हफ्ते हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के कई मौजूदा और साबिक रहनुमाओं के नाम ECL से निकाले गए हैं, जिनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, मुराद सईद और आदम सवाती भी शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पूरी काबीना पेशावर में कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स गई। अली अमीन गंडापुर ने वहाँ खुद खिताब भी किया और अब भी खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल इमरान खान की फौरी रिहाई के दावे किए जा रहे हैं और इसी महीने यानी अप्रैल की तारीखें दी जा रही हैं। ताहम खुद इमरान खान जेल से ये पैगाम भेज चुके हैं कि उन्हें सितंबर अक्टूबर से पहले अपनी रिहाई की उम्मीद नहीं है। और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी अपनी तकरीर में इदारों पर शदीद तनकीद की है, मगर इस तब्दील होती हुई सूरत हाल पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का तंज़िया बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि PTI रहनुमाओं के नाम ECL से निकाले जाना मुस्बत अमल है। दौरे इमरानी में अपोजिशन लीडर्स को मुस्तक़लन ECL में रखा गया। PTI लीडर्स को ढील मुबारक, सरकार का शुक्रिया तो बनता है, मगर PTI किसी भी तरह की ढील या डील की मुसलसल तरदीद कर रही है। इस हवाले से राब्तों की भी तरदीद कर रही है। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ना कोई डील होगी और ना ही मुफाहमत होगी। खान साहब ने बबांगे दखल कहा कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। बहुत ही वाज़ेह वाशगाफ पैगाम दिया है। यानी एक तरफ जहां हालिया हालात और वाक़यात से ये तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ रियासती रवैये में निस्बतन नरमी आ रही है, तो वहीं खुद इमरान खान किसी भी रिलीफ या डील के इम्कानात को मुस्तरद कर रहे हैं। और आज ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नाम लिए बगैर इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि अपनी गलती मान लें और अपनी इस्लाह करें। साथ ही अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी कि हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। वो लोग जो इनको जेलों में डालने के बजाय उन कुर्सियों में बिठा के सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने। तुम ये समझते हो मुझे तुमसे कोई गिला ही नहीं। जागो, अपनी गलती को मान लो, अपनी इस्लाह कर लो। क्या चाहिए आपको? कोई पैसा चाहिए? जाती जमीनें, जायदाद, घर बेच के पैसे आपको दे देंगे। ताकत चाहिए? इससे ज्यादा ताकत और क्या दें आपको कि अपने टैक्स के पैसों से दिए हुई चीजें आपको दी हुई है, उससे आप हमारे पे हमलावर है। अगर आपका मसला इमरान खान से है, ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती। आपको खुद भी पता है कि आप जो कर रहे हैं गलत है। इस्लाह कर लें, मजबूर ना करें। आप एक एजेंडे पे हैं और वो है माइनस इमरान खान, तो सुन लो सारे के सारे। PDM भी सुन ले, ये पाकिस्तान के वो इदारे भी सुन ले, ये पाकिस्तान के वो लोग जो इमरान खान को क्रश करना चाहते हैं वो भी सुन ले कि माइनस इमरान खान तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। लोगों ने 8 फरवरी को तुम्हें जो जवाब दिया है, तुम्हें समझाने के लिए दिया है, तुम्हारी इस्लाह के लिए दिया है। आने वाले कुछ दिन इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आए जो कि आनी चाहिए और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। इसके अलावा कल तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है, जबकि आज अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग भी हुई है। और दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस सुनने वाली एहतसाब अदालत का आज अहम हुक्मनामा भी सामने आ गया है, जिसमें जेल के कमरा अदालत में हाल ही में नस्ब की गई शीशे की दीवार हटवाने की इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर करने के साथ साथ जज नासिर जावेद राना ने हुक्म दिया है कि मुल्जिमान रियासती इदारों और ऑफिशल से मुतालिक सियासी इश्तियाल अंगेज़ और तौहीन आमेज़ बयानात देने से गुरेज करेंगे और कोई ऐसी बात भी नहीं करेंगे जो इनकी तरफ इशारा करती हो। साथ ही मीडिया के नुमाइंदे अपनी रिपोर्टिंग ट्रायल की प्रोसीडिंग्स तक महदूद रखेंगे और ऐसा कोई बयान शाया या रिपोर्ट नहीं करेंगे जो समाअत के दौरान गवाह या वकील के तौर पर दिया गया हो। इन वाक़यात पर बात करने के लिए, इन हालात पर बात करने के लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर कोई आने को तैयार नहीं हुआ। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।